हेलो, नमस्कार। कोविड-19 के इस मुश्किल घड़ी में बच्चों, हम सभी लोग अपने घरों में रहकर कार्य करने के लिए थोड़ा मजबूर हैं। लेकिन मुंबई महानगर पालिका ने आपको घर बैठे ही पढ़ाने या यूँ कहें अध्ययन करने का एक मौका दिया है, जो कि हमारे महानगर पालिका के चैनल द्वारा आपको वीडियो के रूप में लेसन प्रसारित किया जाएगा। और उस लेसन के जो विषय हैं वो आपके स्क्रीन पर दिखाई देंगे और उसके टॉपिक भी आपको स्क्रीन पर ही दिखाई देंगे। तो चलिए शुरू करेंगे हम आज का अपना लेसन। जैसा कि बच्चों स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कक्षा छठी है हमारा आज का लेसन और उसमें विषय है सामान्य विज्ञान। सामान्य विज्ञान विषय में हमारा आज का जो पाठ है वह है लेसन नंबर 11, वर्क एंड एनर्जी पार्ट 1, अर्थात प्रकरण 11वां, कार्य और ऊर्जा, जिसका पहला भाग आज हम देखेंगे। और मैं हूं आपका वर्चुअल मार्गदर्शक अजय कुमार मौर्य, MCGM वर्चुअल क्लासरूम दादर से। तो जब भी हम कोई घटक समझने या पढ़ने का प्रयास करते हैं तो सबसे पहले हम अपने आसपास के घटनाओं को देखते हैं या हमने इसके पहले कुछ देखा या सीखा है उसको याद करते हैं। तो पहले हम आसपास कुछ घटनाओं को देखते हैं, जैसा कि बचपन में या आपने अभी यह खेल खेला है या यह कृति अनुभव किया है, जैसे कि यह एक बच्चा अपनी एक लकड़ी की सहायता से टायर को ढकेलते हुए दूर तक ले जा रहा है। आप भी यह खेल खेले होंगे। दूसरे चित्र में एक लड़की भारी बैग को उठा रही है। तीसरे चित्र में एक लड़की बक्से को रस्सी से बांधकर भरे हुए बक्सा जिसमें पुस्तक भरा हुआ है खींचने का प्रयास कर रही है। तो तीसरे चित्र में एक व्यक्ति घिरनी पर बर्तन लटकाकर उसे खींचने का प्रयास कर रहा है ऊपर की ओर। उसी प्रकार एक दूसरी लड़की बक्से को खींच रही है। बड़ा बक्सा है यह और यह लड़की खाली बक्से को अब खींच रही है आसानी से। तो ये सब अनुभव जो चित्र है आपकी पाठ्य पुस्तक का, यह कुछ प्रात्यक्षिक है, अनुभव है, जिसे हमने किया भी है, महसूस भी किया है और खुद कृति की है। तो हर जगह क्या देखा हमने कि जो बल लगाने पर कुछ न कुछ जो वस्तु या पिंड है उसका जगह बदलता है या उसका आकार बदलता है या उसकी गति बदलती है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी है कि बल, किसी पिंड में बल लगाने पर उसमें गति निर्मित होती है, यानी वह हिलती है, डुलती है, एक जगह से दूसरी जगह जाती है। या अगर कोई पिंड गतिशील है तो वह स्थिर हो जाती है। आपने यह अनुभव किया, हमने इसको पिछले कुछ चित्र में भी देखा। बल किसी गतिशील पिंड की दिशा बदल सकती है। बल किसी गतिशील पिंड की गति में परिवर्तन कर सकती है। बल पिंड के आकार में परिवर्तन ला सकती है। हमने ये पिछली बार देखा है, फिर भी हम इसे एक देखें कि बल क्या क्या कर सकता है। तो बल बहुत कुछ परिवर्तन कर सकता है। बल किसी स्थिर पिंड में गति निर्मित कर सकता है, तो किसी स्थिर पिंड को, गतिशील पिंड को स्थिर कर सकता है। उसी प्रकार बल दिशा बदल देती है और बल गति में परिवर्तन भी कर सकता है। उसी प्रकार बल पिंड के आकार में परिवर्तन ला सकता है। ये हमने पिछले लेसन में, अध्याय में जाना है।
चित्र में। तो आपने देखा और समझा उन बातों को। अब चलते हैं बल लगाने पर पिंड के स्थान में परिवर्तन या विस्थापन क्या होता है वह देखेंगे। जैसे कि यह एक बस है, अपने स्थान पर खड़ी है और एक व्यक्ति बल लगा रहा है इसको हिलाने के लिए। उसने बल लगाया और गाड़ी के स्थान में परिवर्तन हो रहा है। अब वह एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने लगे। हम देख रहे हैं कि वह व्यक्ति राइट साइड दाहिनी ओर धक्का लगा रहा है हमारे स्क्रीन से, तो बस भी उसी दिशा में विस्थापित हुई या उसने अपना जगह बदला। तो विस्थापन की दिशा लेफ्ट से राइट की ओर गई, बल भी लेफ्ट से राइट की ओर ही लगा। जिस दिशा में बल लगा उसी दिशा में स्थान परिवर्तन हुआ, विस्थापन हुआ। उसी प्रकार यह लड़का आप देख रहे हैं स्टूल को ढकेल रहा है। यह आप भी खेलते होंगे खेल खेल में। यह आगे की ओर ढकेल रहा है, कहने का मतलब राइट से लेफ्ट की ओर यह जा रहा है लड़का, ताकत लगा रहा है। तो जो स्टूल है वह भी उसी दिशा में, जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में स्टूल भी सरक रही है, उसका विस्थापन हो रहा है। तो बल जिस दिशा में लगी वहाँ पर बल लगने से उसी दिशा में विस्थापन हुआ, पिंड के स्थान में परिवर्तन हो गया। तो यहाँ क्या संबंध मिला कि यदि बल लगाने पर विस्थापन हो रहा है तो कार्य हो रहा है, कुछ न कुछ वहाँ कार्य हो रहा है। यानी कार्य हो रहा है मतलब किसी पिंड में कहीं न कहीं विस्थापन हो रहा है। तो दो जगह हमने देखा विस्थापन, एक तो बस का विस्थापन, एक स्टूल का विस्थापन, और दोनों जगह कार्य हुआ। बस को ढकेलने में ज़्यादा बल लगा और स्टूल को ढकेलने में कम बल लगा, लेकिन कार्य तो हुआ। तो कार्य हुआ, विस्थापन हुआ तो कार्य हुआ, पक्का है। लेकिन बल समान लगाने पर, यहाँ पर आपने बस में बल अलग लगा, अधिक लगा, स्टूल में अब बल कम लगा। तो जो बस में कार्य हुआ यानी उस व्यक्ति ने बस के संदर्भ में जो कार्य किया वह अधिक किया और स्टूल के संदर्भ में कम किया। और ज़्यादा बल लगाने पर विस्थापन समान हो जाए तो भी कार्य अधिक होगा। कब? जिसने बल ज़्यादा लगाया। जिसका विस्थापन ज़्यादा होता है समान बल लगाने पर तो भी कार्य ज़्यादा, और विस्थापन समान न हो और बल ज़्यादा लगा है जिसका, तो बल लगाने वाले का कार्य अधिक होगा। थोड़ा सा चित्र द्वारा समझते हैं। यह दो समान टुकड़ा है, गोला है, और एक ही जैसे बल वाले दो व्यक्ति इसे बल लगा रहे हैं, ढकेल रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि दोनों का विस्थापन है समान दूरी तक। जितना दूर यह पहला व्यक्ति ले गया उतना ही दूसरा ले गया, मतलब दोनों का बल समान, दोनों का विस्थापन समान, तो कार्य भी समान हुआ। तो समान बल लगाने पर जब विस्थापन भी समान हो रहा है तब कार्य भी समान है, दोनों का कार्य समान हुआ, बल और विस्थापन। अब यहाँ देखते हैं दोनों पिंड समान भार के हैं, लेकिन
जब उन्होंने बल लगाया तो एक लड़के ने ज़्यादा विस्थापन कर लिया, वो आगे निकल गया। इसका मतलब बल समान लगा लेकिन विस्थापन ज़्यादा होगा उसका। तो समान बल लगाने पर भी जब विस्थापन अधिक हो तो समझो कार्य अधिक हो गया, यानी उस लड़के ने कार्य ज़्यादा किया, जो ज़्यादा दूर तक ले गया। अब देखते हैं, छोटा बड़ा वस्तु पिंड है, बल लगा, दोनों व्यक्ति ने विस्थापन समान किया, यानी समान दूरी तक ही ले गए, जबकि पिंड एक भारी है, एक हल्का है। तो किसने ज़्यादा कार्य किया? निश्चित है जिसने बड़े पिंड को ढकेला उसने ज़्यादा बल लगाया। तो दूरी तो समान है लेकिन बल दूसरे व्यक्ति ने, पीले वाले जो पिंड है उसका कार्य करने वाले व्यक्ति ने ज़्यादा बल लगाया, तो उसका कार्य अधिक हुआ। तो अधिक बल लगाने पर जब विस्थापन समान हो तो भी कार्य अधिक हुआ। किसका? जहाँ पर बल ज़्यादा लगा, विस्थापन तो समान है। चलिए यहाँ देखते हैं, एक व्यक्ति इस पिंड को ढकेल रहा है लेफ्ट से राइट, दूसरा व्यक्ति भी आ गया साथ में ढकेलने के लिए, लेकिन पिंड वहीं का वहीं हिला ही नहीं। और जब विस्थापन 0 है, हिला ही नहीं, जगह नहीं बदला, तब काम भी नहीं हुआ, 0 कार्य। तो कार्य नापने के लिए सिर्फ बल ही नहीं, विस्थापन भी आवश्यक है। तो कार्य को मापने के लिए बल और विस्थापन दोनों पर विचार करना पड़ता है। सामान्य तौर पर हम दोनों का गुणा करके एक रिजल्ट निकालते हैं, उससे हमें कार्य का अंदाजा लगता है। अब देखते हैं, यहाँ पर दोनों व्यक्ति अलग अलग दिशा से बल लगा रहे हैं उस पिंड पर। एक बड़ा और एक छोटा व्यक्ति है। तो यहाँ पर कार्य तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन जिसमें ऊर्जा ज़्यादा है निश्चित है वो कार्य अधिक कर पाएगा, अर्थात वह ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दूरी तक, ज़्यादा बल लगाकर कार्य कर सकता है। तो कार्य करने की जो क्षमता है प्रत्येक व्यक्ति की या पिंड की, उसी को हम ऊर्जा कहते हैं। और निश्चित है कि अलग अलग व्यक्ति में कार्य करने की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। उसी उदाहरण को देखते हैं फिर से। अब देखते हैं किसकी क्षमता अधिक है। तो उस बड़े वाले व्यक्ति की क्षमता अधिक है, जो दिखाई दे रहा है। और जो छोटा व्यक्ति है उसका कार्य हुआ क्या? नहीं, उसने ढकेलने पर कोई विस्थापन नहीं हुआ, उल्टा हो गया, वो ढकेल आगे रहा था और पिंड पीछे चले गया, मतलब उसने कार्य कुछ नहीं किया। जबकि दूसरे व्यक्ति ने कार्य किया, बल दोनों ने लगाया। तो कार्य करने की क्षमता ही ऊर्जा है, एनर्जी है, ये हम धीरे धीरे समझ रहे हैं। और ऊर्जा अलग अलग रूपों में पाई जाती है, यानी किसी पिंड के अंदर जो ऊर्जा है वही कार्य को करती है, कराती है। जैसे कि कुछ स्थितियां देखते हैं हम। यह एक धनुष है और उसने कमान पे अगर तीर लगाया और धागे को, रस्सी है, उसको पीछे खींचने पर उसमें ऊर्जा निर्मित होती है। सामान्य तौर पर कोई ऊर्जा नहीं है, लेकिन जैसे ही वह खींचा गया उसमें एक ऊर्जा आ जाती है,
और वह ऊर्जा तीर को आगे की ओर ढकेल देती है वहाँ से छोड़ने पर। यानी उस धनुष के अंदर ऊर्जा है कहीं न कहीं किसी विशेष परिस्थिति स्थिति में। अब यहाँ पर एक रबर ढीला वाला गुलेल बना हुआ है, इसमें कोई ऊर्जा नज़र नहीं आती, लेकिन जैसे ही हम उसको खींचते हैं उसमें ऊर्जा का निर्माण होता है और छोड़ने पर वह ऊर्जा पत्थर को, पिंड को दूर तक ढकेलती है, फेंकती है। उसी प्रकार ये स्प्रिंग है, सामान्य तौर पर कोई ऊर्जा नहीं है, लेकिन जब उसको हम तानते हैं या उसको दबाते हैं तो उसमें एक ऊर्जा निर्मित होती है और फिर वह ढकेलती है या खींचती है। हमने यह तीर कमान में यह देखा कि किस तरह तीर में ऊर्जा, गति कैसे निर्मित हुई, किसी ऊर्जा के कारण। किस ऊर्जा के कारण? जो कि उस धागा जो बंधा है उसको तानने पर उसमें जो ऊर्जा आई, उस ऊर्जा से तीर आगे की ओर चला। यह सब यांत्रिक ऊर्जा, यानी किसी विशेष परिस्थिति में स्थिर रहने पर उसमें यह ऊर्जा निर्मित होती है। यांत्रिक ऊर्जा, मैकेनिकल एनर्जी है ये। और यह ऊर्जा कई रूपों में पाई जाती है, जैसा कि हम जान रहे हैं। पहला देखा हमने यांत्रिक ऊर्जा, इस पर चर्चा करेंगे बाद में। दूसरा रूप देखते हैं। आपने पानी को बहते हुए देखा है, नदियों में बांध से बहता पानी, बहती हुई हवा, पवन। तो ये पवन में या पानी में एक गति है जिसके कारण कार्य होता है। इसका उदाहरण देखेंगे तो उसमें भी कोई ऊर्जा है उसकी गति के कारण। तो स्थिति के कारण, स्थिर रहने के कारण ऊर्जा हमने पहले देखा, और गतिशील होने के कारण ये ऊर्जा हम देख रहे हैं। दोनों ऊर्जा से कोई न कोई कार्य होता है जो कि यांत्रिक कार्य है। किसी न किसी यंत्र को चलाने के लिए इसका उपयोग होता है। यांत्रिक ऊर्जा यह भी है, चाहे वो स्थिर रहे, चाहे वो गतिशील हो जाए। गतिशीलता के कारण आए ऊर्जा जो कार्य हो वह यांत्रिक ऊर्जा है। तो अभी हमने देखा, एक तो ये स्थित एक ही जगह स्थिर स्प्रिंग है, उसको विशेष परिस्थिति में दबाने पर उसमें ऊर्जा निर्मित होती है। और यह गतिशील हवा यानी पवन के कारण यहाँ पर कार्य हो रहा है। दोनों परिस्थिति भिन्न भिन्न है, दोनों यांत्रिक ऊर्जा है। ये स्थिर अवस्था के कारण आया है, इसलिए इसका नाम है स्थितिज ऊर्जा, स्प्रिंग में जो है। और यह गतिशीलता के कारण, पवन की गतिशीलता के कारण आया, तो यह गतिज ऊर्जा है पवन की, जिसके कारण पंखा घूमता है। और पंखा में गति होने के कारण भी कोई न कोई कार्य होगा, यानी गतिज ऊर्जा है वो। गति के कारण गतिज ऊर्जा, स्थिर अवस्था के कारण स्थितिज ऊर्जा। पर यहाँ पर हम जो देख रहे हैं वह दोनों ऊर्जा एक साथ दिखाई दे रही। कमान में स्थितिज ऊर्जा है, उसको विशेष परिस्थिति में खींचने पर यह ऊर्जा तीर में गति प्रदान करती है, तो गतिज ऊर्जा मिल जाती है तीर को, और तीर आगे जाकर कोई न कोई कार्य करता है। अब देखते हैं ऊर्जा का दूसरा रूप। हमने अभी यांत्रिक ऊर्जा देखा जिसमें स्थिति और गति था। दूसरा रूप है ऊष्मा, गर्मी, हीट के कारण कोई न कोई कार्य अवश्य होता है। हीट के कारण हमारा भोजन पकता है, हीट के कारण पृथ्वी का वातावरण बनता है जिसमें सजीव सृष्टि रहती है। हीट के कारण
पानी का भाप बनता है, बारिश होती है। तो सूर्य की गर्मी हो या आग से मिलने वाली गर्मी, उसके कारण कोई न कोई कार्य होता है। इस रूप को ऊष्मीय ऊर्जा, तापीय ऊर्जा कहते हैं। यानी ऊष्मा के कारण कोई न कोई कार्य हो रहा है। तो ऊष्मा भी ऊर्जा का ही एक रूप है और पृथ्वी पर ऊष्मीय ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत आपको पता ही है, सूर्य है। यानी सूर्य की गर्मी से, सूर्य की ऊष्मा से बहुत सारी ऊर्जा निर्मित होती है जो हमारे पृथ्वी को मिलती है और उससे बहुत सारे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष कार्य होते हैं। तो सजीव सृष्टि के लिए अनुकूल वातावरण इसी ऊर्जा से संभव है। हमारी पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा है, इसलिए यह जीवन संभव है, वातावरण संभव है। विशेष तरह की ऊष्मा है यहाँ पर, न बहुत अधिक न बहुत कम, जिससे कि सजीव सृष्टि का निर्माण हुआ है। और यह उदाहरण तो हम घरों में देखते ही हैं। खाना पकाने के लिए जैसे ही गैस चालू करते हैं, कुछ भोजन को हम रखते हैं उस चूल्हे के ऊपर और फिर वो पक जाता है, यानी कुछ कार्य हुआ ऊष्मीय ऊर्जा के कारण। तो दूसरा रूप देखा हमने ऊष्मीय ऊर्जा। तो सूर्य से केवल ऊष्मा ही नहीं मिलती है, ऊष्मीय ऊर्जा का और एक प्रभाव देख लेते हैं, कार्य देखते हैं यहाँ पर प्रत्यक्ष। यह सूर्य से मिलने वाली ऊष्मा है, उसको अगर हम एकत्रित करें एक लेंस द्वारा, जो कि आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा, उत्तल लेंस में सूर्य की किरणों को आने देते हैं और दूसरी ओर वह किरणें एक बिंदु पर उसको इकट्ठा करते हैं। उस बिंदु पर माचिस की तीली अगर रखें या कागज रखें तो क्या होगा, थोड़ी देर में वो जो ऊष्मा इकट्ठा हुई है, सूर्य से आई है, वह एक ही बिंदु पर जमा होती है। तो गर्मी या ऊष्मा या तापमान बढ़ जाता है, जिसके कारण तीली जल जाती है, कार्य हो गया। तो इस ऊष्मीय ऊर्जा से यह कार्य हो गया। तो यह भी एक प्रैक्टिकल उदाहरण है ऊष्मीय ऊर्जा का। अब हम दूसरा उदाहरण देखते हैं सूर्य से मिलने वाली और एक अन्य रूप, प्रकाश। हमने ऊष्मा देखा, अब सूर्य से ही प्रकाश भी मिलता है और प्रकाश भी ऊर्जा का ही रूप है, क्योंकि प्रकाश के कारण ही हम देखते हैं कि सौर सेल कार्य करता है। रोशनी मिलने पर विद्युत का निर्माण होता है और विद्युत से कोई कार्य होता है, कई कार्य होते हैं। उसी प्रकार ये रोशनी प्रकाश से ही जो वनस्पतियां हैं वो अपना भोजन तैयार करती हैं प्रकाश संश्लेषण में, तो वनस्पतियों की वृद्धि होती है। यानी सजीव सृष्टि को में वनस्पतियों का निर्माण और वनस्पतियों से ही फिर और अन्य सजीवों को भोजन भी मिलता है। तो यह प्रकाश ऊर्जा के कारण संभव हुआ है। ऊष्मीय ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में अंतर है। प्रकाश ऊर्जा यानी उजाला रोशनी से कारण मिलता है, जबकि ऊष्मीय ऊर्जा अर्थात उसकी गर्मी, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। हम चांद को भी देखते हैं, अंधेरे में चमकते हुए प्रकाश वहाँ मिलता है, लेकिन वहाँ पर हमें ऊष्मीय ऊर्जा नहीं मिलती। तो सजीव सृष्टि में वनस्पतियाँ जो हैं प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके अपना भोजन तैयार करती हैं। उसी प्रकार प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करके विद्युत का निर्माण भी किया जाता है। आज आपने देखा होगा आपके घरों में, बिल्डिंग की छतों पर यह सोलार एनर्जी, सौर ऊर्जा का उपयोग इसी प्रकाश ऊर्जा को एकत्रित करके ही किया जाता है। अगला रूप है ध्वनि। क्या आप जानते हैं कि ये आवाज़, ध्वनि भी ऊर्जा का ही रूप है? आप बोलेंगे ध्वनि से कौन सा कार्य होता है, तो आपने अनुभव किया होगा तीव्र ध्वनि हमारे कान के पर्दे को हिला देती है। तो
और ज़ोर से फटने वाला बम हमारे घरों की शीशे, पर्दे, लकड़ी के बक्से को भी में कंपन पैदा कर देता है। मतलब ध्वनि भी ऊर्जा का ही रूप है। अलग अलग तरीके से कम अधिक मात्रा में ध्वनि का निर्माण होते रहता है। हम संगीत में भी ध्वनि सुनते हैं, कंपन होता है तारों में, तो हमें सुकून मिलता है। पटाखों में भी ध्वनि ऊर्जा आती है, लेकिन तेज होने पर हमें कंपन महसूस होती है, तकलीफ होती है, खिड़की भी खड़खड़ा जाती है। वह किसके कारण? ध्वनि ऊर्जा के कारण। और इसका सबसे उदाहरण अधिक हम देखते हैं दिवाली के दिनों में पटाखे में, गाड़ियों के हॉर्न में, और बहुत सारे खटर पटर ध्वनियाँ हमारे आसपास सुनाई देती हैं। तो ध्वनि ऊर्जा कहीं न कहीं से निर्मित होती रहती है। तेज पटाखों की आवाज़ से हमें खिड़की की खड़खड़ाहट सुनाई देती है, और भी कंपन, बर्तनों में कंपन किचन में हमें सुनाई देता है ध्वनि के कारण। अब इन पटाखों में ध्वनि है, लेकिन और भी ऊर्जा है। अंदर कोई न कोई पाउडर है, रसायन है, और वह रसायन ही क्या करता है? अंत में रोशनी पैदा करता है, ध्वनि भी पैदा करता है। तो रासायनिक ऊर्जा भी ऊर्जा का एक रूप है, और एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा भी निर्मित होती है। तो यह पाउडर जो है, बारूद, उसके रासायनिक क्रिया से जलने से अलग अलग रंगों की रोशनी और फटने से विविध प्रकार की ध्वनियाँ सुनाई देती है। तो अंदर का जो बारूद है, उसमें होने वाली क्रिया वह रासायनिक ऊर्जा है। उस रासायनिक ऊर्जा से निर्मित पटाखों में रोशनी प्रकाश ऊर्जा है, और आने वाला आवाज़ जो है वह ध्वनि ऊर्जा दिखाई देता है। परिवर्तन हो जाता है ऊर्जा में एक से दूसरे में। उसी प्रकार आप बैटरी सेल देखते हैं, उसके अंदर भी केमिकल रसायन होता है। और वह क्या करती है बैटरी? देखते हैं, टॉर्च की बत्ती को जलाती है, रेडियो चलाती है। हाँ, तो घरों में बिजली का उत्पादन करती है यह रासायनिक ऊर्जा बैटरी के अंदर की। तो अंदर की रासायनिक जो है वो क्रिया करके रासायनिक ऊर्जा का निर्माण करती है, जो कि ध्वनि अथवा प्रकाश या ऊष्मीय ऊर्जा में इनका रूपांतरण होते रहता है। हम उपयोग करते हैं विद्युत के निर्माण में। तो ये सेल और ये बैटरी। उसी प्रकार भोजन के अंदर जो रसायन है वह रासायनिक ऊर्जा है, और वो हम भोजन करते हैं तो हमें वही रासायनिक ऊर्जा हमारे शरीर को भी ऊर्जा प्रदान करती है। और इन भोजन में ऊर्जा कहाँ से आती है? इन भोजन में ऊर्जा सौर ऊर्जा, सूर्य की प्रकाश ऊर्जा इसके अंदर आती है, और वह ऊर्जा फिर हमारे शरीर में आती है तो रासायनिक ऊर्जा। तो भोजन में भी अलग अलग रासायनिक ऊर्जा है, जिससे हमारे शरीर को विविध प्रकार की ऊर्जा मिलती है। तो भोजन करने से हमें ऊर्जा मिलती है, और भोजन में ऊर्जा जो होती है वो रासायनिक ऊर्जा होती है, और यह रासायनिक ऊर्जा सूर्य से प्राप्त प्रकाश ऊर्जा के कारण होती है। तो ऊर्जा के रूप देखा हमने। पहला था यांत्रिक ऊर्जा, जो विशेष परिस्थिति के कारण आता है। पिंड के स्थिर अवस्था में है तो स्थितिज ऊर्जा निर्मित हुई, और गति के कारण ऊर्जा निर्मित हुई तो गतिज ऊर्जा हुई। यानी यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार से होती है। फिर हमने देखा ऊष्मीय ऊर्जा, यानी गर्मी, हीट एनर्जी, खासकर सूर्य का उदाहरण। प्रकाश ऊर्जा, इसमें भी हमने रोशनी, जो कि प्रमुख उदाहरण है सूर्य ही। ध्वनि ऊर्जा हमने देखा पटाखे या हॉर्न के कारण निर्मित होती है, तेज आवाज़। रासायनिक क्रिया के कारण निर्मित ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा है, जो कि हमने पटाखों में और भोजन में सेल या बैटरी में भी इसका उदाहरण देखा। तो जब भी कार्य होता है तब एक
जो ऊर्जा है वो निश्चित है, कोई न कोई दूसरी ऊर्जा में उसका रूपांतरण हो जाता है। बराबर है। तो ऊष्मीय ऊर्जा से कोई कार्य हो रहा है तो ऊष्मीय ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा भी बनती है, ऊष्मीय ऊर्जा से भोजन पक जाता है, तो कोई न कोई दूसरी ऊर्जा में उसका रूपांतरण हो जाता है। तो हमने जाना कि ये जो ऊर्जा का रूप है वह बदलता है, एक से दूसरे में इसका रूपांतरण होता है। तो ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है, एक उदाहरण देखते हैं। यहाँ आप शब्द देख रहे हैं, बादल है, पानी है, बांध है, बल्ब है, भाप, वर्षा, विद्युत, नदी। ये अलग अलग ऊर्जा, ये रूपांतरण करने का एक माध्यम है। यहाँ पर आप देखेंगे कैसे कि ऊर्जा का रूपांतरण होता है एक से दूसरे घटक में। शुरू करें, चलिए कोशिश करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं ऊर्जा का रूपांतरण। तो जब भी कार्य होता है तब एक ऊर्जा का रूपांतरण किसी दूसरी ऊर्जा में होता है। चलिए देखते हैं, यह है पानी। उदाहरण के लिए समुद्र का पानी, समुद्र के पानी वो स्थिर ऊर्जा है। सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा से यह पानी भाप में बदल गया। भाप क्या करता है, वह बादल में परिवर्तित हो जाता है। बादल पवन ऊर्जा के कारण सरक कर जमीन पर आती है, तापमान घटता है, बारिश होती है। बादल से बारिश, बारिश का पानी नीचे गिरता है, नदी बनती है, नदी का पानी बहता है। नदी का पानी बहते बहते हम उसे रोकें तो वह स्थिर जल बाद में बांध का रूप ले लेती है। वह बांध से छोड़ा गया पानी तेज गति से विद्युत निर्माण में उसका उपयोग होता है, बिजली बनती है। और बिजली से हमें हमारे घरों में फिर बल्ब जलते हैं, यानी ऊष्मीय ऊर्जा निर्मित होती है। ध्वनि ऊर्जा, टीवी चलता है, पंखा चलता है, यानी पवन ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, तमाम ऊर्जा में यह इसका उपयोग होता है। तो एक ऊर्जा का रूपांतरण दूसरी ऊर्जा में विभिन्न क्रियाओं द्वारा होता है, यानी ऊर्जा का रूपांतरण होता है। तो हमने देखा ऊर्जा का रूपांतरण हुआ, जिनमें सबसे प्रमुख योगदान किसका है, सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा का। तो एक बात याद रखिए, सूर्य ही हमारी ऊर्जा का सबसे प्रमुख स्रोत है। सूर्य न हो तो अन्य किसी भी ऊर्जा का रूपांतरण होना मुश्किल है। तो हमने देखा स्रोत, स्रोत मतलब क्या, जिन साधनों से ऊर्जा मिलती है उन्हें हम ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। और सूर्य सबसे बड़ा स्रोत है ऊर्जा प्राप्त करने का। इसके अलावा भी कई स्रोत हैं जिन्हें हम दो भागों में बांट सकते हैं, दो प्रकार के। एक तो पारंपरिक अथवा अनवीकरणीय, यानी जिसका उपयोग हम रेगुलर कर रहे हैं लेकिन वह कभी न कभी समाप्त हो जाएगा, जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये सब हम ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। लकड़ी जलाने का, कोयला जलाकर हम ऊर्जा प्राप्त करते हैं, तो ये पारंपरिक है। यानी यह एक बार उपयोग हो गया तो जल के समाप्त हो जाता है, इसका हम दोबारा उपयोग नहीं कर पाएंगे। पेट्रोल ख़त्म हो गया, कुछ नहीं कर सकते। लकड़ी ख़त्म हो गई, कुछ नहीं कर सकते। डीजल ख़त्म हो गया, यानी कभी न कभी ख़त्म हो जाएगा। अनवीकरणीय, इसको हम पुनः निर्माण नहीं कर सकते तुरंत। और दूसरा प्रकार है अपारंपरिक, यानी जिसका हम सामान्य तौर पर उपयोग नहीं करते लेकिन यह अखंड है, नवीकरणीय है, इसको हम कई वर्षों तक उपयोग में ला सकते हैं, इसका रीयूज किया जा सकता है। जिसमें कि पवन है, पवन की गतिज ऊर्जा, सूर्य की ऊष्मीय ऊर्जा, ये सब जो होते हैं ये सब अपारंपरिक हैं, ज़्यादा प्रयोग में नहीं लाया जाता, लेकिन
नवीकरणीय है। उसी प्रकार बहते पानी द्वारा जल विद्युत, ये सब अपारंपरिक स्रोत में आते हैं। समुद्र की लहरों से प्राप्त ऊर्जा भी इसी में आता है, अपारंपरिक। और परमाणु ऊर्जा भी अपारंपरिक स्रोत ही है। तो आज हमने क्या सीखा बच्चों? तो आज हमने जाना कि बल लगाने पर पिंड में बल की दिशा में विस्थापन होता है, तो कार्य होता है। तो हम कुछ टेक्निकल शब्द देख रहे हैं, वैज्ञानिक शब्द, बल, विस्थापन और कार्य। कार्य करने की क्षमता जो है सबकी अलग अलग है, और वही क्षमता ऊर्जा कहलाती है। यांत्रिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ये सब ऊर्जा के विविध रूप हैं, और ये एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा में इनका रूपांतरण होते रहता है। हम नई ऊर्जा का निर्माण नहीं कर सकते, केवल एक ऊर्जा से दूसरी ऊर्जा का रूपांतरण किया जा सकता है। ऊर्जा प्रदान करने वाले जितने साधन उनको हम क्या करते हैं? ऊर्जा के स्रोत। इन्हीं पर आधारित कुछ स्वाध्याय है, उसको हम देख लेते हैं। रिक्त स्थान भरना है, शब्द दिए गए हैं, उनमें से चुनना है। कुएं में से एक बाल्टी पानी निकालना है, उसके लिए क्या लगाया जाएगा? तो क्या होगा, और वो कब होगा? क्योंकि पानी का होने वाला है। क्या होने वाला है? पहले चुन लेते हैं शब्द कौन कौन से हैं। विस्थापन, कार्य और बल भरना है। तो कुएं में से एक बाल्टी पानी निकालना है, उसके लिए बल लगाने पर क्या होगा? कार्य होगा। और कार्य क्यों हुआ? क्योंकि पानी का विस्थापन हो रहा है, पानी नीचे से ऊपर आ गया, तो इसलिए यह सही क्रम है खाली जगह का। अगला उदाहरण देखते हैं। मकान के ढालू छज्जे पर से गेंद लुढ़कने पर, गेंद अगर लुढ़कने लगी तो गेंद को प्राप्त होने के कारण वह तेजी से जमीन पर गिरेगी, अर्थात फिर खाली जगह है, ऊर्जा का कौन सी ऊर्जा में रूपांतरण हुआ? सबसे पहले गेंद लुढ़क गई, मतलब वो उसमें गति आ गई, तो गेंद को गति प्राप्त हुई, तो वह तेजी से जमीन पर गिरेगी, अर्थात वह जो गतिज ऊर्जा है, जमीन पर गिरेगी, मतलब उसकी स्थितिज ऊर्जा का गतिज ऊर्जा में रूपांतरण होगा। तेजी से गिरना मतलब वह गतिज ऊर्जा में रूपांतरण हुआ। पहले स्थिर थी और बाद में वह तेजी से नीचे गिरी, तो स्थितिज ऊर्जा बाद में गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो गई। अगला देखते हैं। दीपावली के समय तुमने आतिशबाजी में अनार, हमने अनार देखा है, का आनंद लिया है। अनार में कौन सी ऊर्जा के कारण कौन सी ऊर्जा में रूपांतरण हो रहा है, आप बता सकते हैं क्या? तो अनार में बारूद जो है वो रसायन है, रासायनिक ऊर्जा के कारण उसमें जो रोशनी आती है, यानी प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरण होने का यह उदाहरण है, आतिशबाजी। अगला है सौर चूल्हा, यानी खाना पकाने का चूल्हा जो सौर ऊर्जा से चलता है। वह सूर्य की कौन सी ऊर्जा का प्रयोग है? निश्चित आप बता लेंगे इसको। और सौर सेल जो होता है वह कौन सी ऊर्जा का अनुप्रयोग है, यानी कौन सी ऊर्जा किस में परिवर्तित हो रही है? सौर चूल्हा जो है ऊष्मीय ऊर्जा से गर्मी लेता है, और सेल जो है उसके प्रकाश से ऊर्जा लेता है। तो सौर सेल तथा सौर बल सूर्य की प्रकाश ऊर्जा का उपयोग करते हैं, और चूल्हा जो है ऊष्मीय ऊर्जा का प्रयोग करता है। अब एक उदाहरण देखते हैं। कोई मजदूर 4 टोकरी गिट्टी 100 मीटर तक ढोकर ले गया। यदि वही मजदूर 2 टोकरा गिट्टी 200 मीटर तक ले गया,
तो किसने ज़्यादा कार्य किया? ध्यान से देखेंगे तो दोनों जो है टोकरे को कहाँ ले जा रहे हैं? 4 टोकरी 100 मीटर तक, यानी कुल मिलाकर अगर एक टोकरी को हिसाब लगाएं तो वह 400 इकाई गुणनफल होता है, 4 गुणे 100। और दूसरा है 2 टोकरा 200 मीटर है, 2 गुणे 200, यानी 400 इकाई का कार्य इसने भी किया, पहले ने भी किया, तो समान कार्य हुआ। अब हम वर्ग में से ऊर्जा के प्रकार को खोज कर लिखने का प्रयास करेंगे। वर्ग पहेली है, इसमें हमें ऊर्जा के प्रकार को खोजना है, तो हम पढ़ेंगे। तो हमें मिला यह एक समूह ऊष्मीय, तो पहला प्रकार मिला ऊष्मीय। फिर हम देखते हैं दूसरी पंक्ति में एक जगह मिला स्थितिज, तो हमने लिखा स्थितिज, तो ये 2 ऊर्जा के प्रकार हो गए, रूप हो गए। अगला है पवन, और बाकी आपको ही खोजना है। यह है क्या है, मिला आपको। और दूसरा उसे हमें यहाँ बॉक्स में भर देना है। इस तरह और भी अगर ऊर्जा के प्रकार मिलते हैं तो खोज कर हमें इस तरह से लिखना है। तो बच्चों, आपने देखा आज का लेसन, उसके प्रमुख मुद्दों को ध्यान से बार बार दोबारा देखकर समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि एक बार देखने पर किसी को भी वो पूरा मुद्दा समझ में नहीं आता। तो जैसे ही हम 2 बार 3 बार देखेंगे तो हमें वह समझ में आने लगेगा। और इसके आगे की जानकारी जो होगी बच्चों, वह निश्चित ही हमारे अगले वीडियो में होगी। तो उस वीडियो को देखने के लिए, उसकी सूचना प्राप्त करने के लिए जो नीचे सब्सक्राइब का बटन होता है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन रखिए, ताकि जैसे ही हमारा लेसन चैनल पर डाला जाएगा आपको वह तुरंत प्राप्त होगा। तो अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।